फरेबी इश्क और इंतकाम, संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। अब तक आपने पढ़ा, वेदांत शताक्षी की कंपनी में एंटर कर चुका था। हालांकि जब से शताक्षी ने यह सुना कि वेदांत सिंह राठौर उससे मिलने आया है तो अचानक से उसके एहसास बढ़ने लगे। वो अपने एहसासों को समझ पाती उससे पहले ही वेदांत उसके कैबिन में एंटर कर चुका था। चलिए देखते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है और क्यों हो रहा है शताक्षी को यूं वेदांत के करीब आने का एहसास। चलिए जानते हैं अब आगे। जैसे ही वेदांत ने कंपनी में एंटर किया उसका ऑरा एक अलग ही लेवल का था। हर कोई उसके इस एटीट्यूड की तरफ खींचा चला जा रहा था। कंपनी में बाकी सभी एम्प्लॉयज़ भी वेदांत को उठ उठ कर देख रहे थे। लड़कियां तो वेदांत को देखकर आह भर रही थी कि बस एक बार वेदांत उनकी तरफ देख ले, उनके लिए वही काफ़ी था। लेकिन वेदांत, जिसकी आंखों में गॉगल और चेहरे पर एक मुस्कान थी, सर्टन एटीट्यूड और कमाल का ड्रेसिंग सेंस, किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी थी। वो अपनी ही धुन में चुपचाप चला आ रहा था। खैर, जूली बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ वेदांत के आगे आगे चलकर जा रही थी। जूली के ठीक बगल में विभव ठाकुर था, जो कि शताक्षी का मैनेजर था। दोनों को लेकर वह कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। कैबिन में पहुंचते ही जैसे ही शताक्षी की नज़रें वेदांत से मिली तो उसने देखा कि वेदांत के चेहरे पर गॉगल्स लगे हुए हैं। शताक्षी ने एक नज़र वेदांत पे डाली और फिर अपने पीए विभव ठाकुर की तरफ देखने लगी। विभव ने वेदांत को चेयर पर बैठने के लिए कहा तो वेदांत भी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गया। तो वहीं जूली वेदांत के पीछे खड़ी थी। तभी शताक्षी वेदांत की तरफ देख कर बोली। शताक्षी बोली, मिस्टर राठौर, हम अभी धूप में नहीं हैं, आप ये गॉगल्स हटा सकते हैं। मेरा मानना है कि आंखों में आंखें डालकर हर बात करनी चाहिए, फिर चाहे बात सही हो या फिर गलत, आई कांटेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। यह सुनकर वेदांत थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने अपने गॉगल्स को साइड में रखा और फिर शताक्षी की ओर देख कर बोला। वेदांत बोला, अपनी बातों को काफ़ी क्लियरली कह लेती हैं आप मिस राणा। तो वहीं शताक्षी वेदांत की बात सुनकर बोली। शताक्षी बोली, बातों को घुमाने की आदत नहीं है मेरी मिस्टर राठौर। ये सुन वेदांत तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोला, वेरी इंप्रेसिव मिस राणा। क्या मैं जान सकता हूँ, आप चाहती तो मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकती थी, पर आपने मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना करके मेरे साथ मीटिंग अटेंड करने का सोचा, तो कुछ तो सोच कर ही आपने इस अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाया होगा। तभी शताक्षी बोली, वेल मिस्टर राठौर, मैं इंसान का काम देखती हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट आने के बाद मैंने आपका काम देखा, आपके प्रोजेक्ट्स देखे, आपके बारे में सारे आर्टिकल्स देखे, तो मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या मकसद था मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने का? तभी वेदांत बोला, कोई मकसद तो नहीं, पर मेरा तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपसे मीटिंग फिक्स करवाने का। तभी शताक्षी बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तभी शताक्षी बोली, मुलाकात आगे होगी या नहीं होगी ये इस बात का फैसला आज की कन्वर्सेशन से हो जाएगा मिस्टर राठौर। आप बताइए, क्या प्रपोजल है आपका मेरे साथ मीटिंग फिक्स करवाने का? तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, मैं साथ काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें। आपकी कंपनी बहुत अच्छे गेमिंग ऐप्स के डिज़ाइंस बनाती है। हम एक नए गेमिंग जोन के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप और मैं एक साथ कोऑर्डिनेट करके गेमिंग वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम करें। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? बस मैं आपकी यही बात सुनना चाहता था और आपसे मीटिंग भी यही करना चाहता था, बिजनेस रिलेटेड, नॉट अ पर्सनल। तभी शताक्षी बोली, पर्सनल मीटिंग के लिए आप इतने भी पर्सनल नहीं है मिस्टर राठौर। तभी वेदांत बोला, बातों को बदलना काफ़ी अच्छे से आता है आपको मिस्टर राणा। तभी वेदांत के यूँ सवाल जवाब करने पर शताक्षी मुस्कुराते हुए बोली। शताक्षी बोली, बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी मिस्टर राठौर, और मेरा मानना है कि प्रोफेशनल रिश्तों को अगर पर्सनल रिश्तों को अलग रखना चाहिए। कभी कभी पर्सनल रिश्ते धोखे दे जाते हैं और प्रोफेशनल रिश्ते साथ निभा जाते हैं, और कभी कभी प्रोफेशनल रिश्ते जितना धोखा देते हैं उतना धोखा पर्सनल रिश्ते भी नहीं दे पाते। तभी वेदांत ये सुन मुस्कुराते हुए बोला, तो आपको प्रॉब्लम किस बात से है, पर्सनल होने से या फिर प्रोफेशनल होने से? तभी शताक्षी बोली, मुझे फेक होने से प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ काम करने वाला जो भी है वही बनकर रहे, ना कि कुछ और दिखावा बनकर मेरे साथ काम करके मेरा भरोसा जीत कर लास्ट में मेरी पीठ पर खंजर घोंपे। मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, काफ़ी दूर का सोचती हैं आप मिस राणा। तो वहीं शताक्षी वेदांत की बात सुनकर बोली। शताक्षी बोली,
दूर का सोचना पड़ता है मिस्टर राठौर। मेरे पापा कहते हैं नज़दीक का सोचोगे तो नज़रें सिर्फ पैरों तक जाएंगी। अभी जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें भविष्य में कितना फ़ायदा होगा इसके बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए। तभी वेदांत ये सुन मुस्कुराते हुए फिर बोला, आपके पिता ज़्यादा ही अच्छे ख्यालों के लगते हैं। तभी शताक्षी बोली, जी हाँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है बिजनेस से रिलेटेड वो सब कुछ अपने पिता से ही सीखा है। तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, आपके पिता को कौन नहीं जानता, बड़े ही मंझे हुए खिलाड़ी जो हैं बिजनेस के। ये कहकर वेदांत के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, पर अंदर एक अलग ही भाव जिसे उसने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। वेदांत ने शताक्षी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसके पिता की काफ़ी तारीफ की, लेकिन ये तारीफ किस और वे में थी ये तो सिर्फ वेदांत समझ सकता था। खैर, वो शताक्षी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा तो वहीं शताक्षी वेदांत की तरफ देखकर बोली। शताक्षी बोली, ठीक है मिस्टर राठौर, मैं आपके प्रपोजल की सारी डिटेल्स पढ़कर आपको कल तक बता देती हूँ कि हम आपके साथ काम करेंगे या नहीं। वैसे तो आपकी कंपनी के बारे में और आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, तो मुझे लगता नहीं कि आपके साथ काम ना करने का कोई बहाना फ़िलहाल मुझे मिल पाएगा। फ़िलहाल तो आप इस डील को डन ही समझिए, लेकिन सिर्फ समझना है, जब तक मैं डिटेल्स पढ़ नहीं लेती तब तक डील कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तभी वेदांत बोला, कोई बात नहीं मिस राणा, आप आराम से सारी डिटेल्स पढ़िए। वैसे भी जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता मैं किसी भी डील को अपना नहीं समझता हूँ। ये कहकर वेदांत चुप हो गया तो वहीं शताक्षी ने जब इतना सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वेदांत ने सारी डिटेल्स वाली फाइल जिसे उसने इतने दिनों से संभाल कर रखा हुआ था उसे शताक्षी को दे दिया। ये फाइल तो जूली ने भी नहीं देखी थी। अचानक उस फाइल को देखकर जूली भी हैरान थी, लेकिन उसने उस हैरानी को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया। तभी शताक्षी वेदांत की तरफ देखकर बोली। शताक्षी बोली, ओके मिस्टर वेदांत। इतना कहकर वेदांत की ओर उसने शेक हैंड किया और फिर बोली। शताक्षी बोली, थैंक यू फॉर योर प्रपोजल मिस्टर राठौर। तभी वेदांत बोला, थैंक यू टू मिस राणा, आपके बिना तो ये प्रपोजल अकेला मेरा हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल अब तो मुलाकातें हमारी होती रहेंगी। तभी शताक्षी वेदांत से बोली। शताक्षी बोली, जी मिस्टर राठौर, मुलाकातें होती रहेंगी। तो वहीं वेदांत ने जैसे ही शताक्षी का हाथ छुआ तो शताक्षी के चेहरे पर एक अलग सा भाव आ चुका था, लेकिन उसने उस भाव को अपने अंदर ही अंदर दबाकर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन वेदांत, जो कि इंसान के चेहरे से उसके रूह का पता लगा ले, उसे अंदाज़ा हो गया था कि शताक्षी को उसकी छुअन से कुछ तो हुआ है। ये देखकर वेदांत के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी जो शायद आज तक कभी भी नहीं आई हुई थी, और उसके पीछे का राज भी सिर्फ वेदांत जानता था। वेदांत ने शताक्षी का हाथ छोड़ा और फिर वहां से चुपचाप चला गया। जूली वेदांत के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं वेदांत को जाता देख शताक्षी के चेहरे पर एक अलग सा भाव और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। वहीं विभव, जो शताक्षी के चेहरे की मुस्कान देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, वह शताक्षी की तरफ देखकर बोला। विभव बोला, मैम, मिस्टर राठौर जितने शांत दिख रहे हैं वो उतने शांत हैं नहीं। तभी शताक्षी बोली, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, काफ़ी कुछ छिपा हुआ है इनके इस शांत से चेहरे के पीछे। तभी विभव बोला, तो मैम आपने फिर भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आप जानती हैं ना, राठौर इंडस्ट्री कोई मामूली सी इंडस्ट्री नहीं है। उसके बारे में अपनी सारी डिटेल्स पढ़ी है ना, और अभी तक तो सर को भी नहीं पता कि आप राठौर इंडस्ट्री के साथ काम करने वाली हैं। मैम, सर आपको कभी भी उनके साथ काम नहीं करने देंगे। तभी शताक्षी विभव से बोली। शताक्षी बोली, डैड को मैं समझा दूंगी, और वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड में आए हैं, किस किस से छुपेंगे। राठौर इंडस्ट्री कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है। हमारी कंपनी के साथ राठौर्स का नाम जुड़ना हमारी कंपनी को एक अलग पोजीशन में लेकर जा सकता है। तभी विभव बोला, पर मैम आप जानती हैं ना, सर आपके इस काम से पहले ही नाराज़ थे। वो नहीं चाहते थे कि आप गेमिंग फील्ड में आकर काम करें, क्योंकि राठौर इंडस्ट्री पहले से ही गेमिंग फील्ड में थी, और अब आपका राठौर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके काम करना, मैम मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी शताक्षी बोली, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तुम ये बताओ डैड कब तक पहुँच रहे हैं इंडिया। तो वहीं शताक्षी की ये बात सुनकर विभव बोला, मैम सर शाम तक पहुँच जाएंगे, ये लीजिए उनके सारे वर्क शेड्यूल की रिपोर्ट। तभी शताक्षी विभव से बोली, ठीक है, तुम राठौर इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दो, साथ ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी के सारे अरेंजमेंट्स भी कर देना।
हम कल के कल राठौर इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ये न्यूज़ बाहर चली जानी चाहिए। तभी ये सुन विभव शताक्षी से बोला। विभव बोला, पर मैम एक बार आप सर से तो बात कर लीजिए, सर आपको इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देंगे मैम। तभी शताक्षी थोड़ा गुस्से से रूड होते हुए विभव की तरफ देख कर बोली। शताक्षी बोली, विभव मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो, और वैसे भी डैड ने ये कंपनी मुझे चलाने को दी है, ये मेरी कंपनी है, इसे मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ ये फैसला सिर्फ मेरा होगा, समझे। तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना करो, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो वहीं शताक्षी ने इतना कहा और इतना कहकर शताक्षी ने विभव को जाने दिया। पर विभव जानता था कि शताक्षी की जिद के आगे वो कुछ नहीं है और वो ना ही अपने पिता की सुनेगी अब और ना ही किसी और की। उसने जो ठान लिया है वो वह करके रहती है। विभव ये सब सोचते सोचते वहाँ से जा चुका था। वहीं शताक्षी के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। वेदांत के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आ चुकी थी। वेदांत के जाते ही शताक्षी ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और फिर उसने अनायास ही गूगल पर वेदांत सिंह राठौर का नाम टाइप किया। टाइप करते ही उसे वेदांत की सारी डिटेल्स शो होने लगी। वेदांत का इंस्टाग्राम हैंडल, वेदांत का ट्विटर अकाउंट और भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कुछ भी थे वो सब कुछ। वहीं वेदांत के नाम के फैन पेज भी बने हुए थे। वेदांत एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक चार्मिंग पर्सनैलिटी रखता था, इसलिए उसके फैन पेज होना भी लाजमी था। शताक्षी ने वेदांत की हर एक डिटेल्स देखी तो उसे पता चला कि वेदांत की पीआर टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वेदांत के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करके रखा हुआ है। वेदांत की पिक्चर्स को देखते ही अचानक शताक्षी का ध्यान वेदांत की फैमिली पिक्चर पर गया। हालांकि वो फैमिली पिक्चर इनकम्प्लीट थी, लेकिन किसी फैन ने चुपके से एक बार वेदांत की फैमिली पिक्चर ले ली थी, लेकिन तुरंत ही उसे सारे सोशल मीडिया ऐप्स से हटवा दिया गया था। लेकिन ये पिक्चर अभी भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। हालांकि उन पिक्चर्स में कोई भी क्लियर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस पिक्चर्स से शताक्षी को इतना क्लियर हो गया था कि वेदांत को अपनी फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं है। इसलिए उसमें केवल वेदांत की पिक्चर्स के अलावा बाकी किसी फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स नहीं थी, सिवाय शिवांग और रूहिका के। पर इतना पता था कि वेदांत के कितने भाई बहन हैं, वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी। शिवांग सिंह राठौर को हर कोई जानता था, इसलिए शिवांग और व्योम सिंह राठौर की डिटेल्स भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर थी। शताक्षी ने अनायास ही जब व्योम सिंह राठौर का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करा तो वह कुछ देखकर चौंक गई थी। उसके चेहरे पर वो चीज़ें देखकर अजीब से भाव थे, इसलिए शताक्षी ने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर अपने दूसरे फ़ोन से किसी को कॉल लगाने लगी। दूसरी ओर से जैसे ही कॉल रिसीव हुई तो शताक्षी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला। शताक्षी चौंकते हुए बोली, आप व्योम सिंह राठौर को कैसे जानती हो? जैसे ही दूसरी ओर से उस इंसान ने शताक्षी की ये बात को सुना तो वह सुनकर वो इंसान थोड़ा घबरा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला। वह इंसान बोला, ये तुमसे किसने कहा कि मैं उसे जानती हूँ? और कौन है ये व्योम? मैं तो नहीं जानती किसी भी व्योम को। तो वहीं शताक्षी उस इंसान से बोली। शताक्षी बोली, झूठ मत बोलिए दी, मुझे पता है आप व्योम सिंह राठौर को बहुत अच्छे से जानती हैं। विंग्स टुगेदर ये आपका ही एक अकाउंट है। ओ माय गॉड, मुझे कैसे पता नहीं चला इस बारे में कि व्योम सिंह राठौर ये है द फेमस बिजनेसमैन व्योम सिंह राठौर, राठौर इंडस्ट्री के सीईओ। तो वहीं दूसरी ओर से एक लड़की ये सब सुनने के बाद गुस्से से शताक्षी से बोली। वह लड़की बोली, शताक्षी मैंने कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रख, मेरे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चाहती क्या है तू ये सब कुछ डिटेल्स निकाल कर? और तुझे किसने कहा कि व्योम की डिटेल्स तू निकाले? तभी शताक्षी बोली, पर दी मैंने आपके भले के लिए ये डिटेल्स निकाली थी और मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं था आपके लिए इन सारी डिटेल्स को निकलवाने का। वो तो एक बिजनेस प्रपोजल के चलते व्योम सिंह राठौर की डिटेल्स मेरे हाथों लग गई और आपकी ये हड़बड़ाहट और ये बेचैनी ना साफ बयां कर रही है कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ सच है। तो वहीं दूसरी ओर से वह लड़की गुस्से से शताक्षी से बोली। वह लड़की बोली, शट अप शताक्षी, दोबारा मुझे इस टॉपिक पर तुम्हारे मुंह से कोई भी सवाल जवाब नहीं चाहिए, समझी? और खबरदार अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो
समझी, क्योंकि अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहीं शताक्षी अपनी बहन से बोली। शताक्षी बोली, समृद्धि दी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताएंगी नहीं तो वो प्रॉब्लम्स हैंडल कैसे होगी और सॉल्व कैसे होगी? दी, समझिए मेरी बात को। तो वहीं समृद्धि, जो कि शताक्षी की बहन थी, वह गुस्से से अपने सामने रखे फ्लावर पॉट को फेंकते हुए गुस्से से बोली। समृद्धि बोली, शट अप शताक्षी, और मुझे दी बोलना ना बंद कर। नहीं हूं मैं तेरी दी, समझी तू? जबरदस्ती का रिश्ता है तू मेरे लिए, इसलिए अपने और मेरे बीच कोई भी रिश्ता कायम करने की कोशिश भी मत कर। मुझसे और व्योम की लाइफ से ना दूर रहे। आई बात समझ में? इतना कहकर समृद्धि ने गुस्से से अपने फ़ोन को साइड टेबल में रखते हुए कट कर दिया। तो वहीं शताक्षी हेलो हेलो कहती रह गई। लेकिन अब शताक्षी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। व्योम सिंह राठौर की डिटेल्स पढ़ते पढ़ते उसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि व्योम और वेदांत आपस में कनेक्ट हैं और दोनों ही भाई भाई हैं। लेकिन उसे व्योम सिंह राठौर और अपनी बहन के बीच का रिश्ता अच्छे से क्लियर नहीं था कि वह क्या है। आखिर क्या छुपा रही है उसकी बहन, जिसके बारे में ना शताक्षी जानती है और ना ही उसकी फैमिली। वहीं समृद्धि इस बात से इतना पैनिक होने लगी थी कि जिस राज को वह पिछले 2 सालों से छुपाती आ रही थी, वह शताक्षी के सामने आ गया। 2 सालों से उसके इस अकाउंट के बारे में कोई नहीं जानता था, पर शताक्षी ने उसके इस अकाउंट को तुरंत पहचान लिया, वो भी एक झटके में। समृद्धि शताक्षी की बड़ी बहन थी। हालांकि इन दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। समृद्धि का मानना यही था कि शताक्षी की वजह से उसकी माँ और उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, जिस बात का बदलाव वह शताक्षी को इग्नोर करके या फिर बात बात पर उसे नीचा दिखाकर या फिर जलील करके करा करती थी। हालांकि समृद्धि बुरी नहीं थी, लेकिन माँ और भाई के दूर जाने के बाद समृद्धि ने खुद को खुद में ही समेट लिया। अपने पिता से दूर दूर रहने लगी। दिग्विजय पहले ही इंडिया छोड़कर जा चुका था। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने अपने परिवार को खुद से हमेशा दूर ही रखा। लेकिन शताक्षी के छोटे होने की वजह से उन्होंने शताक्षी को अपने पास रखकर समृद्धि के मन में शताक्षी के खिलाफ नफरत और ज़्यादा बढ़ा दी। समृद्धि को अब यही लगता था कि दिग्विजय राणा उससे ज़्यादा शताक्षी को प्यार करते हैं, इसलिए उसने कभी भी शताक्षी को छोटी बहन का दर्जा दिया ही नहीं। वो हमेशा उसे अपना एक कॉम्पिटिटर मानती थी। वह हमेशा शताक्षी से कटी कटी रहती थी। वहीं शताक्षी अपनी बहन के प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। समृद्धि और शताक्षी दोनों ही बड़ी होने लगी। समृद्धि की जिंदगी में व्योम के आने के बाद तो समृद्धि बिल्कुल नॉर्मल होने लगी थी। समृद्धि और व्योम ने साथ में ही स्कूल और कॉलेज किया था। दोनों ने दार्जिलिंग हॉस्टल में रहकर अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर कॉलेज भी दोनों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से की थी। स्कूल टाइम में समृद्धि अपने में ही रहती थी। शुरू में उन दोनों के बीच में कभी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया, व्योम और समृद्धि के बीच में भी नज़दीकी आने लगी। दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पर दोनों ही एक दूसरे की पहचान से पूरी तरीके से अनजान थे। लेकिन जब व्योम को यह रियलाइज़ हुआ कि समृद्धि उससे प्यार करती है और वो भी समृद्धि से प्यार करता है, तो उसी समय उसे हमेशा हमेशा के लिए कैम्ब्रिज छोड़कर भारत राजस्थान आना पड़ा, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। कॉलेज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। समृद्धि ने भी अपने दिल की बात व्योम को बताने का फैसला कर लिया था। कैम्ब्रिज में 25 दिसंबर क्रिसमस की वो रात समृद्धि के लिए बेहद खास होने वाली थी। इस रात को वो व्योम को अपने दिल की बात बताने वाली थी कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन व्योम वहाँ आया ही नहीं। उसी रात वह हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर राजस्थान के लिए रवाना हो गया। इस बात का गिल्ट व्योम के दिल में आज भी था कि वो 2 साल पहले अगर समृद्धि को अपने दिल की बात बता देता तो शायद आज दोनों को ही यूँ तन्हा नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। राजस्थान आने के बाद वह खुद में और बिजनेस में और पारिवारिक रंजिश में इस कदर उलझा कि उसे ना अपने दोस्तों से बात करने का समय मिला और ना ही समृद्धि से मिलने का या बात करने का मौका। तो वहीं समृद्धि व्योम से इस बात से गुस्सा हो चुकी थी कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाते हुए वह उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस चला गया। बचपन से अकेली रही समृद्धि व्योम का ये धोखा बर्दाश्त न कर सकी और डिप्रेशन में रहने लगी। पर धीरे धीरे उसने खुद को और उसने हमेशा हमेशा के लिए खुद को खुद में समेट लिया। समृद्धि एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी, लेकिन अपने जज्बातों को वह आज भी अपने अंदर दबाए हुए थी। दूसरों की प्रॉब्लम को समझते समझते अब वह
खुद में ही जीना सीख चुकी थी। इन 2 सालों में उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखा हुआ था, एक राज की तरह। तो वहीं समृद्धि की ये हालत शताक्षी ने भी देखी थी। उसे पता था कि कुछ तो ज़रूर है जो उसकी बहन के साथ बुरा हुआ है। जब उसने ये पता लगवाया तो उसे एक नाम पता चला, और वो नाम था व्योम सिंह राठौर का। हालांकि समृद्धि और व्योम के बीच में कुछ था, इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि दोस्तों को भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन सब इतना जानते थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स छिपी हुई हैं, पर दोनों ने कभी भी एक दूसरे से इजहार नहीं किया। ये बात सुनते ही शताक्षी समझ गई कि उसकी बहन के लिए व्योम सिंह राठौर क्या मायने रखता है। व्योम सिंह राठौर के बारे में उसने जितना सुना था, वह व्योम सिंह राठौर वही है। 2 साल बाद शताक्षी को व्योम सिंह राठौर की सारी डिटेल्स मिल चुकी थी। इसलिए अब शताक्षी ने सोच लिया था कि वो कैसे भी करके इन दोनों के बीच की इन गलतफहमियों को कम करके रहेगी। लेकिन किस तरीके से, ये तो अभी तक सोचना पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। वहीं समृद्धि इस बात से गुस्से में थी कि शताक्षी को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त उसने नहीं दी, तो वो किस हक से उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है, जिसके लिए उसने उसे काफ़ी अच्छी खासी वार्निंग भी दे दी थी। समृद्धि और शताक्षी की गलतफहमियां तो ना जाने कब दूर हों, पर कोई और भी है जिसके साथ आज काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, और वो कोई और नहीं, वो है आद्रिजा। जी हाँ, आद्रिजा आज बेहद खुश थी। बड़े समय बाद वो घर से बाहर निकली थी शॉपिंग के लिए। खुली हवा में उसने सांस ली थी, वरना शिवांग के पहरेदारों के कारण वो ना तो ठीक से बाहर घूम पाती थी और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती थी। आद्रिजा की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन आज रूहिका के साथ शॉपिंग पर जाकर उसके चेहरे की चमक सबको साफ नजर आ रही थी। वहीं रूहिका इस बात से खुश थी कि आद्रिजा काफ़ी समय बाद इस तरीके से खुश है और इतना मुस्कुराई है। रात को आद्रिजा जब अपने कमरे में बैठी अपने गिटार के साथ लगी हुई थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। आद्रिजा ने जब कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से आद्रिजा की सबसे अच्छी दोस्त कावेरी का फ़ोन था। आद्रिजा ने कॉल रिसीव किया तो वह मुस्कुराते हुए कावेरी से बोली। आद्रिजा बोली, हेलो मैडम, आ गई आपको मेरी याद? तो वहीं दूसरी ओर से कावेरी आद्रिजा से बोली। कावेरी बोली, हाँ बहन, आ गई तेरी याद, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तो वहीं आद्रिजा बोली, अच्छा मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, रहने दे, बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ पता होता है। तूने तो ये भी नहीं बताया कि तेरी शादी फिक्स हो गई है और तू नेक्स्ट वीक शादी करने वाली है। मुझे ये बात रोहन ने बताई है। सही में कावेरी, तू ना बहुत ज़्यादा मीन है। तो वहीं कावेरी ये सुनकर हंसते हुए बोली। कावेरी बोली, मीन नहीं हूँ, दुष्ट हूँ मैं। वो सब छोड़, मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तूने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। यार, शादी बहुत जल्दबाजी में तय हुई और मैं नहीं चाहती थी कि अब और देर किया जाए। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार हासिल हुआ है यार। घर वालों को कितना मनाया, तब जाकर घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हुए हैं। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग, और तू आ रही है, समझी? अब ये मत कहना कि तेरे भाई तुझे नहीं आने देंगे या तेरे पापा तुझे नहीं आने देंगे, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। और हाँ, शादी से 1 रात पहले बैचलर पार्टी है, उसी दिन तुझे अपने दूल्हे से भी मिलवाऊंगी। तभी आद्रिजा बोली, उसी दिन क्यों, अभी क्यों नहीं? मुझे फ़ोटो भेज, मुझे जानना है कि आखिर किससे शादी कर रही है तू। तूने किसी को भी नहीं बताया है यार। चलो किसी और को ना सही, पर मुझे तो बता सकती है ना, हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी कावेरी आद्रिजा से बोली। कावेरी बोली, अरे इसलिए तो तुझे नहीं बताया कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ा सस्पेंस तो बनता है। देख, तेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा ये, मेरे दूल्हे को देख कर ना तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तभी आद्रिजा हंसते हुए बोली, अच्छा क्यों, 8वां अजूबा खोज के लाई है क्या जो तेरे दूल्हे को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी? तभी कावेरी बोली, ये तो उसी दिन देख कर ही तुझे पता चलेगा। तू आ रही है, बस ये फाइनल हो गया, और अगर तू नहीं आई ना तो याद रखना आद्रिजा, तेरी मेरी दोस्ती ना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मैं बोल दे रही हूँ। तो वहीं जैसे ही कावेरी ने आद्रिजा से यह कहा तो आद्रिजा कावेरी से बोली। आद्रिजा बोली, अरे अरे बस कर कावेरी, दोबारा ये दोस्ती ख़त्म करने की बात की ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे पता है ना मैं दोस्त नहीं बनाती, गिने चुने 2-4 दोस्त हैं यार, अब तू भी दोस्ती ख़त्म कर रही है, ये क्या बात हुई भला? रही बात शादी की, तो मैं शादी में ज़रूर आऊँगी, लेकिन तुझे मुझे अपने दूल्हे का नाम तो बताना होगा। तभी कावेरी आद्रिजा से बोली।
कावेरी बोली, क्या करेगी नाम जानकर? मैं तुझे पूरे के पूरे दूल्हे से मिलवाऊंगी। तू बस एक बार आ जा यहाँ, उसके बाद तुझे सबसे मिलवा दूंगी। तभी आद्रिजा बोली, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक शादी है और मैं तेरी बैचलर पार्टी से पहले पहले शादी में पहुंच जाऊंगी। खुश अब? तभी कावेरी बोली, बहुत खुश। ये सुनने के लिए ही तो मैंने तुझे फ़ोन किया था कि तू मेरी शादी में आ रही है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चल, अभी मैं बाकी के फ्रेंड्स को भी मुझे इनवाइट करना है, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? तभी आद्रिजा बोली, ओके सी यू बाय। तो वहीं आद्रिजा ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया और फिर बहुत खुशी के साथ मुस्कुराते हुए वह कावेरी के साथ बिताए उन सारे लम्हों को याद करने लगी जो उसने अपनी दोस्त के साथ बचपन से बिताए थे। आद्रिजा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, आद्रिजा बोली, ओ माय गॉड, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? यस, नए कपड़े। और क्या? तो शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँ? बाहर जाकर या फिर घर पर सब कुछ मंगा कर? चलो कल सोचेंगे, फ़िलहाल सारे ऑप्शंस ट्राई करती हूँ कि क्या पहनूंगी शादी में। आखिरकार मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार। आद्रिजा कावेरी की शादी से बहुत खुश थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। आद्रिजा ने जब फ़ोन चेक किया तो उसके वॉलपेपर पर 3 लोगों की पिक्चर्स देखकर आद्रिजा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उस पिक्चर्स को देखा और फिर वह मुस्कुराते हुए खुद से एक बार फिर बोली, आद्रिजा बोली, बस कावेरी की शादी होते ही मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ दक्ष। और एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम भी मुझे पसंद करते हो तो फिर देखना कैसे धूमधाम से शादी होगी तुम्हारी और मेरी। इतना कहकर आद्रिजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दक्ष के बारे में याद करके आद्रिजा के चेहरे पर मुस्कान थी और आद्रिजा के चेहरे की लालिमा तो देखने लायक थी। ये पहली बार था जब आद्रिजा ने किसी को इतनी शिद्दत से चाहा था। दक्ष, आद्रिजा और कावेरी तीनों ही बचपन के दोस्त थे। तीनों ने अपनी स्कूलिंग साथ करी। इंडिया से बाहर रहने के कारण और सभी परिवारों से दूर रहने के कारण आद्रिजा हमेशा अपने परिवार को मिस करती थी। लंदन में आशीष जी और वैदेही जी, आनंद तो उसके साथ तो थे, लेकिन आद्रिजा को जो दोस्तों की कमी महसूस होती थी वो कमी कावेरी और दक्ष ने पूरी करी थी। ये तीनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और आज कावेरी की शादी होने वाली थी। वहीं आद्रिजा दक्ष को मन ही मन में बेइंतहा पसंद करती थी। उसके बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया था और अब कावेरी की शादी के बाद उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो ये बात दक्ष को बता देगी, जिसके लिए तो वो कावेरी की शादी में जाने के लिए अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और बहुत खुश भी थी। अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद और पढ़ाई पूरी करने के बाद दक्ष कैलिफोर्निया जा चुका था। उसने वहीं से अपने बिजनेस की शुरुआत करी और साथ ही में अब वो एक ऐसे मुकाम पर था जहां पर आद्रिजा अपने घर पर दक्ष के बारे में बात कर सकती थी और घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ ना होता। लेकिन क्या दक्ष आद्रिजा से प्यार करता है? ये बात अभी तक आद्रिजा को तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। उसे क्या, खुद दक्ष को भी नहीं पता था शायद आद्रिजा उसे पसंद करती है। खैर, रात बीत चुकी थी और सुबह होते होते राठौर मैंशन में चहल पहल भी हो गई। आद्रिजा अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर आहट हुई। आद्रिजा ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने रूहिका थी, जो नाश्ते के लिए उसे नीचे बुलवाने के लिए आई थी। अपने सामने रूहिका को देखकर आद्रिजा ने अपनी माँ को विश किया। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद रूहिका ने आद्रिजा को खाने के लिए नाश्ते की टेबल बनाने के लिए कहा। तो वहीं आद्रिजा भी आज चुपचाप नीचे हॉल में आ चुकी थी। जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा है। आज वेदांत कंपनी देर से जाने वाला था, साथ ही में शिवांग भी आज सबके साथ खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। ऐसा बहुत कम ही हो पाता था कि पूरा परिवार एक साथ एक ही टेबल पर सुबह सुबह नाश्ता करे। वजह थी कि कभी कंपनी में ज़्यादा काम होता तो शिवांग या व्योम पहले ही खाना खाकर जा चुके होते, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। खाना खाते खाते अचानक आद्रिजा ने सभी की ओर देखा और सबकी ओर देखते हुए कहा। आद्रिजा सभी से बोली, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी शिवांग नाश्ता करते करते बोला, हाँ बोलो प्रिंसेस। तो वहीं आद्रिजा शिवांग से बोली, पापा मेरी फ्रेंड है कावेरी, उसकी शादी फिक्स हो गई है। तो वहीं जैसे ही शिवांग ने यह सुना तो वह मुस्कुराते हुए आद्रिजा से बोला। शिवांग बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना। तो वहीं आद्रिजा शिवांग से बोली। आद्रिजा बोली,
सिर्फ विश नहीं करना है मुझे उसकी शादी में जाना है। डेस्टिनेशन वेडिंग है गोवा में और 4 दिन बाद उसकी बैचलर पार्टी है। तो मैं शादी में जाने के लिए आपसे परमिशन मांग रही हूँ, ना कि आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन विशेस को पापा। तभी शिवांग बोला, नहीं आद्रिजा, तुम जानती हो ना शादी में जाना रिस्की हो सकता है, और कावेरी के पिता कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, और उनकी बेटी की शादी होने का मतलब ये है कि अच्छे खासे बिजनेस वर्ल्ड के लोग भी वहाँ शादी में आएंगे, और मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता बच्चा। तभी आद्रिजा बोली, रिस्क की बात नहीं है पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं शादी में नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा? आप चाहो तो मुझे अकेले मत भेजो, भाई को मेरे साथ भेज दो, लेकिन पापा प्लीज़ मुझे शादी में जाना है। तभी शिवांग बोला, आद्रिजा बेटा जिद नहीं करते। तभी आद्रिजा बोली, हाँ हाँ, आपको तो बस मेरी जिद दिखेगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सोचो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में मैं नहीं जा रही हूँ, और अगर मैं उसकी शादी में नहीं गई तो मेरी शादी में कौन आएगा? देख लो पापा, मैं कह रही हूँ अगर मैं किसी की शादी में नहीं गई ना तो मेरी शादी में भी कोई नहीं आया तो मैं शादी नहीं करूँगी, फिर बिठाए रखना मुझे यहीं पर। तो वहीं जैसे ही वेदांत ने यह सुना वो तपाक से बोल पड़ा। वेदांत बोला, यही तेरा मेन मोटिव है, अब समझा मैं। पापा एक काम करो, भेजो इसको शादी में, ये चाहती है कि ये यहाँ बैठकर मेरे सर पर नाचती रहे जिंदगी भर। तभी आद्रिजा बोली, भाई कम बोलो नहीं तो पिट जाओगे। तभी वेदांत बोला, देखा पापा, आपके सामने धमकी दे रही है ये, अब तो इसका मोटिव पक्का हो चुका है यहाँ रहने का और मुझे परेशान करने का। तभी शिवांग उन दोनों की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, बस करो दोनों के दोनों, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम? इंसान के बच्चे हो तुम दोनों के दोनों, और हरकतें देखो तुम दोनों की। तो वहीं वेदांत और आद्रिजा ने जब ये सुना तो वो दोनों ही चुप हो गए। तो वहीं व्योम और रूहिका के चेहरे पर तो मुस्कान थी। उन्हें पता था कि वेदांत तो बीच में बोलेगा, और उसके बीच में बोलने का मतलब है शिवांग का उसे टोकना। व्योम ने बेचारगी की नज़रों से वेदांत की ओर देखा तो व्योम उससे कह रहा हो कि तुझे पहले से ही जब पता है कि पापा आद्रिजा के सामने उसकी साइड नहीं लेंगे तो तू क्यों बोला? तो वहीं वेदांत का चेहरा अब थोड़ा सा रोने लायक हो गया था, क्योंकि उसने आद्रिजा को घूरना बंद नहीं किया। आद्रिजा भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद शिवांग ने एक बार फिर आद्रिजा की ओर देखा और वह फिर उससे बोला। शिवांग आद्रिजा से बोला, बेटा मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें नहीं जाने दे रहा हूँ, कुछ समझो मेरी बात को। तभी आद्रिजा बोली, आप भी तो समझो ना पापा। अच्छा ठीक है, आपको मुझे अकेले नहीं भेजना ना तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ भाई को भेज दो, भाई पर तो आपको भरोसा है ना? और पक्का पापा मैं ना कोई शरारत नहीं करूँगी, पापा मुझे जाना है प्लीज़ पापा। तो वहीं शिवांग ने जैसे ही ये सुना तो उसने ज़ोर से सांस ली और बोला, नहीं मानोगी ना तुम? तभी आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। तभी शिवांग बोला, ठीक है तुम जा सकती हो शादी में, पर तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ व्योम जाएगा, ठीक है ना? तो वहीं शिवांग ने जब अपना ये फैसला सुनाया और जैसे ही व्योम ने ये सुना तो वो हैरानी से शिवांग की तरफ देखने लगा और शिवांग से बोला। व्योम बोला, क्यों पापा, मैं क्यों? पापा आप जानते हैं ना मुझे ये पार्टी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, हम वेदांत को भेज देते हैं। तो वहीं शिवांग व्योम की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, वेदांत नहीं, तुम जाओगे। वेदांत ने अभी अभी एक प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया है और इस समय उसका इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचना शायद रिस्की हो सकता है, और वैसे भी व्योम तुम ना हमेशा काम में उलझे रहते हो। व्योम बेटा थोड़ा सा बाहर निकला करो, घूमो फिरो, काम के अलावा भी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है, थोड़ा एंजॉय करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आद्रिजा के साथ जो जो शादी के फंक्शंस हैं उन सबको अटेंड करो और एंजॉय करो, शादी एंजॉय करो, और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाओ, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा मन भी फ्रेश हो जाएगा। तो वहीं व्योम ने जैसे ही शिवांश की यह बात सुनी वह बोला। व्योम बोला, पापा अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आद्रिजा के साथ जाने को तैयार हूँ। तो वहीं आद्रिजा ने जैसे ही ये सुना कि घरवाले से शादी में भेजने के लिए राज़ी हो चुके हैं तो वो तो खुशी से चहचहाने लगी। उसने ज़ोर से मुस्कुराते हुए कहा। आद्रिजा बोली, मुझे पता था पापा आप मान जाओगे, आई लव यू सो मच। देखा भाई, पापा ना मेरी किसी भी बात को नहीं टालते हैं। तो वहीं इतना सुनकर रूहिका हंसते हुए बोली। रूहिका बोली, अरे बस बस इतना ज़्यादा मत हंसो, अभी शांति से नाश्ता करो, उसके बाद हम शाम को शॉपिंग पर भी चलेंगे, ठीक है ना? तो वहीं शिवांग ने जैसे ही यह सुना वह रूहिका की तरफ देख कर बोला। शिवांग बोला, शॉपिंग पर नहीं जाना है,
कल मुझे व्योम ने बताया कि किस तरीके से आद्रिजा तुमने व्योम के साथ बहस करी। आद्रिजा, मैं व्योम को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिद करोगी। जो व्योम तुमसे कहेगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं मानती हो तो व्योम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम आद्रिजा को उसी समय बिना किसी सवाल जवाब के सीधे वापस घर लेकर आओगे, ठीक है ना? जैसे ही आद्रिजा ने यह सुना वो शिवांग की तरफ देख कर बोली। आद्रिजा बोली, नो पापा। तभी शिवांग बोला, यस बेटा, मैं ऐसा कह रहा हूँ और मैंने कहा है तो ऐसा ही होगा। और रही बात तुम्हारी शॉपिंग की, तो शाम को सारे डिज़ाइनर्स घर पर आ जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम घर से ही लोगी, बाहर नहीं जाओगी। देखो बेटा, राज्याभिषेक और उत्तराधिकारी के लिए होने वाली मीटिंग जल्द ही होने वाली है, और मैं नहीं चाहता इस समय हमारा परिवार किसी के भी नज़रों के सामने आए, जिसके लिए मैंने अनंत को खुद से दूर रखा है, अपने परिवार को दूर रखा, तुम्हें दूर रखा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बेटा, और समय रहते तुम सबको सारा सच भी बता दिया जाएगा, जिसके लिए तुम्हारे साथ इतनी शक्ति की जा रही है। हम तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहे हैं बेटा, तुम हमारी राजकुमारी हो, और तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि हम तुम्हारे बुरे के लिए या फिर तुम्हें बंदिशों में रखने के लिए तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके लिए तुम्हारी सुरक्षा की जा रही है और कुछ नहीं है। तभी आदिजा बोली, ठीक है पापा, मैं समझ गई आपकी बात, पर आप जानते हैं ना, मुझे ये सिक्योरिटी, ये बॉडीगार्ड बिल्कुल नहीं पसंद। मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, खुद में समेटे खुद को ढूंढना चाहती हूँ पापा। तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला। शिवांग बोला, बस कुछ समय की बात और है। एक बार हुकुमसा के उत्तराधिकारी का नाम पूरी दुनिया को पता चल जाए, उसके बाद राज्याभिषेक होते ही तुम जिस तरीके से जीना चाहती हो बेटा, जिस तरीके से घूमना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तभी आदिजा बोली, सच पापा? तभी शिवांग मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉमिस। जैसे ही आद्रिजा ने यह सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके थे। वह मुस्कुरा रही थी। आदिजा समझ चुकी थी कि शिवांग और व्योम का उसकी सुरक्षा के लिए इतना कड़ा फैसला लेना क्यों ज़रूरी बन चुका है। हालांकि सच्चाई से तो वह अभी तक कोसों दूर थी, लेकिन कोई था जिसे सच्चाई मालूम थी। जैसे ही शिवांग ने इस बारे में बात की तो किसी का चेहरा कठोर बनने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वेदांत था। पर वेदांत ये सच कैसे जानता है? कैसे पता चला उसे ये सच? ये तो अभी भी एक राज है जो शायद हमें धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल के लिए आद्रिजा इस बात से बेहद खुश थी कि अब वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाएगी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और फिर अपने रूम में आकर झट से उसने ये सारी खबर कावेरी को दे दी कि वो शादी में आने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर से कावेरी ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। इस समय वह आद्रिजा की दोस्त नहीं बल्कि एक अलग ही साइको नजर आ रही थी। आद्रिजा ने अपनी बात कहकर फ़ोन कट कर दिया, और फ़ोन कट हो जाने के बाद कावेरी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसके बगल में बैठा इंसान हाथों में वाइन का ग्लास लिए कावेरी को वो ग्लास देते हुए बोला। वह व्यक्ति बोला, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर लग रहा है कि वो शादी में ज़रूर आएगी। तभी कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो उसके इमोशंस के साथ खेलो। उसे खुद पर इतना डिपेंड कर दो कि वो इंसान तुम पर अंधा भरोसा करने लगे, फिर वो तुम्हारी हर बात मानता चला जाएगा। और देखो, वही हुआ। मेरा मकसद पूरा हुआ। अब तुम देखना मैं आद्रिजा को किस तरीके से तोड़ती हूँ। मैंने उसके दिल के 1000 टुकड़े ना किए और उसे मेंटली बर्बाद ना किया ना, तो मेरा नाम भी कावेरी पोद्दार नहीं। इतना कहकर कावेरी के चेहरे पर एक अलग सी जुनूनी मुस्कान थी। एक अजीब सी मुस्कान आ चुकी थी। वो मुस्कान उसे और ज़्यादा डरावनी बना रही थी। तब उसके बगल में जो लड़का था वो मुस्कुराते हुए कावेरी से बोला। वह लड़का बोला, पर कावेरी, आद्रिजा कोई मामूली लड़की नहीं है। तो वहीं कावेरी बोली, जानती हूँ, राजस्थान के राठौर खानदान की इकलौती बेटी है वो। ये सच छुपा हुआ है लेकिन मुझसे नहीं छुपा। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो सामने वाला इंसान भरोसे की आड़ में अपनी सारी सच्चाई बता देता है। ऐसा ही आद्रिजा ने भी किया, मुझे अपनी सच्चाई बताकर। अब तुम देखना, मैं तुमसे शादी करके आद्रिजा को इतना तोड़ के रख दूंगी कि वो अपने टूटे हुए दिल के साथ ना कभी भी जुड़ नहीं पाएगी। तो वहीं ये सुनकर वह लड़का बोला, पर ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे? और तुमने इस दुश्मनी में ना मुझे भी मोहरा बनाया है, अब से नहीं 55 से। तभी कावेरी बोली,
दुश्मनी तो है, हर चीज में वो आगे रही है मुझसे। हर किसी की नजरों में रहने वाली इतनी जिंदा दिल लड़की की हर कोई उसी के पीछे पागल था। स्कूल टाइम में, दोस्तों में, टीचर्स में, सब में यही रहती थी। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया और फिर मुझे तुम मिले। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुकी। इसके मन में ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? तुम मेरे दोस्त थे, मेरे पापा तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त थे, तो रिश्ता भी तो हम दोनों के बीच में होना था ना। वो बीच में आई, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे एक दिन इतना तोड़ूंगी कि वो कभी खुद को समेट ही नहीं पाएगी, और हमारी शादी का दिन ना उसकी जिंदगी के लिए सबसे मनहूस दिन बन जाएगा। जब वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो उसे रियलाइज होगा कि उसने कावेरी से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। बेचारी किसी पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाएगी दक्ष। तभी वो लड़का दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी इसी अदा पर तो तुम मुझे पसंद आई हो कावेरी, कि तुम दुश्मन को उठने का मौका ही नहीं देती हो। वैसे आद्रिजा के बिखरने से ना हमें एक फ़ायदा तो मिलेगा। तभी कावेरी बोली, कैसा फ़ायदा? दक्ष बोला, अरे हम उसको इतना तोड़ के रख देंगे कि कोई उसकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आ पाएगा, और फिर मैं धीरे धीरे उसे अपनी तरफ करूँगा। आद्रिजा के बारे में कोई ये नहीं जानता कि वो कितनी अच्छी सिंगर है। सोचो, अगर मैंने उसे अपनी तरफ कर लिया और अपनी बातों में उलझा लिया तो वो हमारे लिए और तुम्हारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी आवाज़ बन सकती है। स्कूल टाइम में भी तो उसने तुम्हारे लिए एक बार गाना गाया था। तो जब वो स्कूल टाइम में तुम्हारे लिए गाना गा सकती है सिर्फ मेरे कहने पर, तो ज़िंदगी भर भी गा सकती है। आज तक वो आवाज़ का सच कोई नहीं जान पाया है कावेरी। तभी कावेरी मुस्कुराते हुए बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर क्या आद्रिजा हम दोनों की शादी हो जाने के बाद भी तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी? तभी दक्ष बोला, ज़रूर करेगी, बस तुम मेरा साथ देना। और वैसे भी आद्रिजा जो मुझसे प्यार करती है ये बात कोई नहीं जानता सिवाय उसके। तो अगर वो तुमसे ये कहे कि तुमने उसका प्यार छीन लिया, तो तुम उससे आसानी से कह सकती हो कि तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमने आद्रिजा को कोई धोखा नहीं दिया है, बस ये सोचकर चलो, और आगे जाकर आद्रिजा को इतना गिल्ट में डाल दो कि उसे ये लगने लग जाए कि उसके सबसे अच्छी दोस्त कावेरी के सुहाग पर ही उसकी नज़रें टिकी हुई हैं, और फिर मैं उसे इतना इमोशनली खुद के साथ अटैच कर दूंगा कि वह तुम्हारे लिए गाना गाने को तैयार हो जाएगी। तो वहीं कावेरी ने जैसे ही यह सुना, कावेरी बोली, और अगर ऐसा हुआ तो सोचो, हम उससे सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तभी दक्ष बोला, हाँ डार्लिंग, अब ये लो, तुम ना ये वाइन पियो और एंजॉय करो, क्योंकि अब हम दोनों की ही ज़िंदगी ना पूरी तरीके से बदलने वाली है। कावेरी ने जब ये सुना तो उसने दक्ष के हाथों से वाइन का ग्लास ले लिया। दक्ष और कावेरी के बीच की ये केमिस्ट्री और उन दोनों के मन में आद्रिजा के लिए ये जहर देखने लायक था, जिसके बारे में सिवाय उन दोनों के कोई भी नहीं जानता था। कहाँ आद्रिजा तो उन दोनों को ही अपना सबसे अच्छा हमदर्द और अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, और कहाँ वो दोनों इस कदर इतने बड़े धोखेबाज हैं। ये बात तो अभी तक आद्रिजा को नहीं पता है। आद्रिजा के सामने सच्चाई अभी आनी बाकी है। अपनी दोस्ती के इस रिश्ते में शायद ही उसने ये कभी ख्याल भी किया होगा कि उसे इस तरीके का धोखा मिलेगा। इन सब से अनजान आद्रिजा अपनी बेस्ट फ्रेंड कावेरी की शादी की तैयारियों में जुटी हुई है। इन 2-4 दिनों में उसने खुद को काफ़ी पैम्पर किया, अपने लिए नई नई ड्रेसेस, ज्वेलरी, आउटफिट सब कुछ तैयार करके बैठी हुई थी वो। तो वहीं व्योम शादी में जाने की तैयारी में लगा हुआ था। रूहिका ने उसके लिए भी आउटफिट तैयार करवाए थे। हालांकि व्योम शादी में जाना नहीं चाहता था, उसे ये पार्टी फंक्शंस ये कुछ भी पसंद नहीं थे। वो पार्टी टाइप इंसान बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी आदिजा की खुशी के लिए और आदिजा की खुशी के कारण ही व्योम शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। ये बात तो उसे भी नहीं पता थी कि इस शादी में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। शादी कावेरी की थी, लेकिन हलचल 3 लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है। कावेरी इस बात से खुश थी कि वो बचपन की वो सारी कसक और वो सारी जलन जो उसे आद्रिजा से थी, वो सब कुछ इस शादी में निकाल देगी। शादी में आद्रिजा को बुलाने के पीछे उसका मेन मोटिव ही यही था। उसे पहले से ही इन सब के बारे में सोच सोच कर खुशी हो रही थी। तो वहीं कावेरी दक्ष के साथ मिलकर आद्रिजा को कैसे मैनिपुलेट करें, इसके बारे में प्लान बना रही थी, और आद्रिजा अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में किस गाने पर डांस करे, इसका प्लान बना रही थी। ये कुछ दिन ऐसे ही निकल गए
और उन्हें पता ही नहीं चला। अब टाइम था शादी में जाने का, जिसके लिए आद्रिजा व्योम के साथ राजस्थान से गोवा के लिए निकल पड़ी थी। इस समय वो दोनों अपने प्राइवेट जेट में थे। आद्रिजा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वहीं उसकी स्माइल देखकर व्योम भी बहुत खुश था। आद्रिजा को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद नहीं था। वो छोटी छोटी खुशियों में खुश होती थी, पर जब खुश होती तो ऐसा लगता कि उसे वो सारी दुनिया की खुशियाँ एक साथ मिल चुकी हैं। घर वाले भी उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। तो वहीं गोवा पहुंचते ही आद्रिजा की सबसे पहले मुलाकात कावेरी से हुई, जो कि एयरपोर्ट पर बेसब्री से उसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। कावेरी ने जब देखा कि आद्रिजा अकेले नहीं आई है, बल्कि अपने भाई व्योम के साथ आई है, ये पहली बार था जब कावेरी ने व्योम को देखा था। कावेरी आद्रिजा की फैमिली के बारे में जानती तो थी, लेकिन वो कभी किसी से पर्सनली नहीं मिली थी, सिवाय अनंत और वैदेही जी के। लंदन में एक बार कावेरी को आद्रिजा अपने घर लेकर आई थी, इसलिए कावेरी की मुलाकात वैदेही जी के साथ हुई थी। अनंत के साथ भी उसकी मुलाकात कुछ ही मिनट की हुई थी, इसलिए वह अनंत से उतना नहीं मिल पाई। लेकिन व्योम को देखकर कावेरी तो उसे देखती ही रह गई। एक पल के लिए तो वो भूल चुकी थी कि उसकी शादी होने वाली है, और उस इंसान से होने वाली है जिससे वो बेपनाह प्यार करती है। अपने भाई को यूं निहारता हुआ देख आद्रिजा कावेरी को छेड़ते हुए बोली। आद्रिजा कावेरी से बोली, अरे बस कर, नज़र लगवाएगी क्या मेरे भाई को? तो वहीं कावेरी आद्रिजा से बोली, जब तेरा भाई दिखने में इतना खूबसूरत हो तो नज़र लगनी तो बनती है बहन। तभी आद्रिजा बोली, बस बस, नज़र मत लगा मेरे भाई को, और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, कुछ तो शर्म कर ले। तभी कावेरी बोली, अरे शादी होने वाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सुंदर लड़कों को निहारना बंद कर दूं मैं। तो वहीं जैसे ही कावेरी ने यह कहा, तो यह सुनकर आद्रिजा की हंसी निकल पड़ी। वह दोनों ही हंस पड़े। तो वहीं इन दोनों दोस्तों की बातें सुनकर व्योम झेप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या बोले, क्योंकि वो हल्का मुस्कुराते हुए वहां से फिर भी दूसरी ओर खिसक गया। कावेरी ने आद्रिजा और व्योम के रहने की व्यवस्था पहले से ही करके रखी हुई थी। उसने उन दोनों को उनके उनके रूम सौंपे और फिर शाम को होने वाली बैचलर पार्टी के बारे में सब कुछ सबको अच्छे से समझा दिया। हालांकि व्योम यहाँ अकेले नहीं आया था, बल्कि अपनी सिक्योरिटी साथ में लेकर आया था। व्योम कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि राजस्थान के राठौर परिवार का पहला वारिस था, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा होनी थी। और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, जिस कारण व्योम को हर कोई जानता था। लेकिन पर्सनली व्योम से मुलाकात आज हो रही थी, वो भी बिना किसी मीटिंग या फिर किसी सोशल इवेंट के अलावा। व्योम ने शादी की रौनक देखी तो उसने देखा वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे जो बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। उसने उन लोगों से मुलाकातें की। तो वहीं दूसरी तरफ आद्रिजा अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए, शावर लेने के लिए बाथरूम गई हुई थी, इस बात से अनजान कि कोई इंसान उसके कमरे में शिरकत कर चुका है, और ये अनजान एक बहुत बड़ी हलचल लाने वाला है आद्रिजा के पूरे जीवन में। इस बात से बेखबर आद्रिजा गुनगुनाते हुए शाम की तैयारियों में व्यस्त थी। आखिर कौन है वो इंसान जो गलती से आद्रिजा के कमरे में शिरकत कर बैठा है? क्या ये अनजानी मुलाकात बनेगी कहानी को एक नया रुख देने की वजह? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।